सो अ सिंगल टोन एफएम सिग्नल इज गिवन। अब इसमें देखें एफएम सिग्नल भी है और टोन भी है, इट मीन मैसेज में टोन जा रहा है। सो मैसेज में जब टोन जाता है तो मैसेज इंटीग्रेट होके कोसाइन इंटीग्रेट होके हमें साइन दे देता है। तो ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है टोन मॉड्यूलेशन के लिए लिखी हुई है, ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी। मैंने अभी आपको हैंडआउट में दिखाया था कि टोन जब इंटीग्रेट होकर साइन बन जाता है और इंटीग्रेशन से जो आपको टर्म्स मिलती हैं उनको सिंप्लीफाई करें तो आगे बीटा लगा हुआ होता है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले उन्होंने कैरियर फ्रीक्वेंसी पूछी है एफ सी। सो आप यहाँ पे देखोगे टू कॉस थीटा के अंदर सबसे पहली टर्म ओमेगा सी टी लिखी हुई होती है, पूरी टर्म थीटा है, दिस होल टर्म इज थीटा। इसमें सबसे पहली टर्म ओमेगा सी टी होती है 2 पाई एफ और ये एफ सी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी पार्ट ए का आंसर हो जाएगा 10⁶। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। उसके बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछी है इन्होंने। मैंने आपको भी बताया कि टोन मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा जो लास्ट टर्म साइन की टर्म होती है उसके आगे जो भी टर्म लिखी हुई होती है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती है। सो इस पार्ट बी का आंसर डायरेक्टली 8 मिल जाएगा अगर आप टोन मॉड्यूलेशन के फॉर्मूले से कंपेयर करें जो मैंने आपको भी दिखाया था, उसमें बीटा साइन के आगे लिखा हुआ होता है। फिर थर्ड पार्ट है जिसमें पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालनी है और फ्रीक्वेंसी डेविएशन आप निकालेंगे बीटा के ही फॉर्मूले से, क्योंकि बीटा बराबर होता है डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। So delta F upon FM you know delta F, sorry you know deviation, deviation तो निकाली, you know beta is 8, FM कितनी होगी, मैसेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000 है, वो 1000 हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो डेविएशन आ जाएगा 8000, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मैसेज की फ्रीक्वेंसी, you will get deviation as 8000। तो इसका जवाब भी डायरेक्टली निकल आएगा 8000। फाइनली आपको निकालनी है एफएम की बैंडविड्थ। सो क्योंकि मैंने इसको भी रिकॉर्डिंग पे रखा है तो मैं जो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इस वीडियो को वॉच करेंगे मैं उनके लिए बता दूं ये कि ये टोन मॉड्यूलेशन एफएम सिग्नल का फॉर्मूला है जो हमने एफएम की इक्वेशन से कंपेयर किया है और हमने ये वाली स्लाइड है जिससे हमने कंपेयर करके निकाला है। इस स्लाइड में सबसे लास्ट इक्वेशन एफएम की इक्वेशन है लेकिन टोन मॉड्यूलेशन के लिए उसको सिंप्लीफाई किया गया है। एफएम की सिंपल इक्वेशन इंटीग्रल होता है और टोन मॉड्यूलेशन की इक्वेशन सिंप्लीफाई होके इंटीग्रेट होके फाइनली ये इक्वेशन मिलती है और उसमें साइन के आगे बीटा जो भी नंबर लिखा होता है वो बीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज फॉर एफएम वेव विद सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। ये इक्वेशन सिर्फ वैलिड है एफएम वेव विद सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। इसको हमने कंपेयर कराया है अपने एक सवाल में और फिर हमने डेटा फाइंड आउट कर लिया है, बीटा भी निकल आया है, साइन के आगे जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वो मैसेज की फ्रीक्वेंसी हो गई है, कॉस के आगे जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वो कैरियर की फ्रीक्वेंसी हो गई है। तो हमने सवाल को इस इक्वेशन से कंपेयर करके क्वेश्चन किया है अभी। और सो द क्वेश्चन वी आर अटेम्प्टिंग, हमने अभी जो मैंने इक्वेशन दिखाई है उससे कंपेयर किया है। सो डायरेक्टली कैरियर फ्रीक्वेंसी 10⁶ हो गई है, बीटा यहाँ से 8 निकल आया है, पीक डेविएशन बीटा मल्टीप्लाई बाय एफएम 8000 हो गई है। बैंडविड्थ कैसे निकलती है 2b मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1। तो आप इसको 2b लिख लें, यानी एफएम की जगह इसको 2b लिख लें। बैंडविड्थ की इक्वेशन, बैंडविड्थ की इक्वेशन उस हैंडआउट में नहीं थी। बैंडविड्थ की ये इक्वेशन आपको पेपर में मैं इंशाल्लाह मेरे दिमाग में मैं आपको दूंगी कि बैंडविड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या है। सो बैंडविड्थ निकालने का एफएम में फॉर्मूला है 2b, b इज द बैंडविड्थ ऑफ मैसेज और वो हमें मैसेज ही की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है कि बैंडविड्थ क्या होगी उसकी। तो बैंडविड्थ की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10⁻³ थी, यहाँ पे पावर नीचे लिखी हुई है, सॉरी थोड़ा सा इसको टाइपिंग कॉपी पेस्ट के अंदर थोड़ी सी इसकी पावर का इशू आया है। और बीटा कितना निकला था, बीटा 8 निकला था, वो भी यहीं से निकाला था हमने, बीटा को 8 को बीटा से कंपेयर करके बीटा डायरेक्टली हमने 8 निकाल लिया था। सो 8 + 1 फ्रीक्वेंसी 2000 है, 1000 थी, यहाँ से इस इक्वेशन से कंपेयर करके 2 फॉर्मूले का गिवन है तो टोटल बैंडविड्थ एफएम की आ गई है 18000। ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि टोन मॉड्यूलेशन एफएम किया है, एफएम का सवाल हमने किया है लेकिन टोन मॉड्यूलेशन के लिए किया है, जिसमें टर्म्स हमने कंपेयर किए हैं। ये एफएम टोन मॉड्यूलेशन की इक्वेशन थी,
उसको हमने कंपेयर किया है जो सवाल हमें दिया गया है और डायरेक्टली कंपैरिजन कर करके हमने सारी वैल्यूज निकालनी है। सिर्फ बैंडविड्थ निकालने के लिए हमें इक्वेशन पता होनी जरूरी है 2b या 2fm मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1। उससे फिर fm की टोटल मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ भी पता चल गई है। इज देयर एनी क्वेश्चन टिल हियर? यहाँ तक कोई सवाल है? So this example is about angle modulated signal. Angle modulation का मतलब ये है कि इन्होंने हमें नहीं बताया है कि ये f frequency modulation है कि ये phase modulation है। This is not mentioned here. हमें mention नहीं है ये। इस इक्वेशन में इन्होंने बता दिया है कि ओमेगा सी कैरियर की फ्रीक्वेंसी है 2 पाई टू 10⁵ और ये इक्वेशन है ओमेगा सी टी के आगे जो भी कुछ दिया हुआ है ये सारा या तो फेज है, इसमें मैसेज है। और अब मैसेज इंटीग्रल की फॉर्म में अगर होगा तो एफएम मॉड्यूलेशन हो जाएगी, अगर मैसेज डायरेक्टली यहाँ गिवन है तो पीएम मॉड्यूलेशन हो जाएगी। जैसे कि हम लास्ट एक दो दफा ही डिस्कस कर चुके हैं कि आप सिग्नल को देख के कभी भी आइडिया नहीं कर सकते कि इसमें एफएम मॉड्यूलेशन हो रही है कि पीएम मॉड्यूलेशन हो रही है, क्योंकि अगर जो भी आपको इस ओमेगा सिटी के आगे दिया हुआ है वो डायरेक्टली अगर फेज में फेज दिया हुआ है तो फिर ये पीएम यानी फेज मॉड्यूलेशन है, और अगर यहाँ पे अगर मैसेज का इंटीग्रल दिया हुआ है इस जगह पे तो फिर ये एफएम मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, सॉरी। तो ये मेंशन नहीं है, इसलिए पूरे सवाल में इन्होंने कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, सवाल को डायरेक्टली सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट है पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो एफएम या पीएम होता है, जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, उसका जो पावर होती है वो ए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होती है, नो मैटर फेज मॉड्यूलेशन हो रही हो या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रही हो, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पावर मिल जाती है। सो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अगर हम करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 will give us 100 divided by 2 and the power will be 50 watts। ठीक है, इसकी पावर 50 आ जाएगी क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 डिवाइड बाय 2 इज 50। और ये पावर निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है, कोसाइन या साइनोसॉइड्स की जो पावर होती है उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होती है। ये सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डेविएशंस निकालनी। अब देखो जो अभी सवाल करके आए हैं हम स्लाइड में, उसमें हमें पता था एफएम मॉड्यूलेशन है, एफएम मॉड्यूलेशन में डेल्टा एफ निकालने का तरीका हमें पता था, बीटा भी हमें पता था, बीटा हमने डायरेक्टली सवाल से निकाल लिया था, इसलिए फ्रीक्वेंसी डेविएशंस निकल आई थी क्योंकि बीटा हमने डायरेक्टली इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया था। ना हमें यहाँ पे बीटा पता है, ना हमें कोई भी इंफॉर्मेशन है, हमें फ्रीक्वेंसी डेविएशंस निकालनी है डायरेक्टली। सो इसके लिए आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। जब हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था तो मैंने 2 इक्वेशंस कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। एक तो मैंने कहा था कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई बराबर होगी डी थीटा ओवर डी टी के। ये सबसे पहली इक्वेशन थी जो मैंने जब ये चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था तो मैंने इसको डिस्कस किया था कि डी थीटा एंगल का डेरिवेटिव हमेशा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी देता है। और एंगल क्या है? ये पूरा जो कॉस के आगे जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं दे ऑल आर पार्ट ऑफ थीटा, ये सब थीटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे क्योंकि वहीं से डेविएशन पता चल सकती है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है जिससे हम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालें। सो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जब हम थीटा का इंटीग्रल लेंगे तो थीटा का इंटीग्रल बेसिकली ओमेगा सी टी का डेरिवेटिव लेंगे, इस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा सी टी का डेरिवेटिव ओमेगा सी आएगा, 5 sin 1000 टी का डेरिवेटिव 15,000 साइन कॉस बन जाएगा, और इसका जो एंगल है वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा हमें। तो ये 15,000 हो जाएगा, 3,000 to 5 15,000 हो जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा, प्लस फिर इसी तरह से साइन कॉस बन जाएगा, कॉस 2000 पाई टी हो जाएगा, और फिर जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2000 पाई टी बाहर भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली द डेरिवेटिव ऑफ थीटा विल बी ओमेगा सी प्लस 15,000 कॉस 3000 पाई टी, क्योंकि 3000 टी क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, प्लस 20,000 पाई कॉस 2000 पाई टी
क्योंकि सेकंड वाली टर्म भी जो थी वो साइन थी, और दोनों साइन जो है वो डेरिवेटिव के बाद कॉस में कन्वर्ट हो गई और एंगल का डेरिवेटिव बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो एक टर्म 15,000 हो गई है, दूसरी टर्म 20,000 हो गई। ये आ गई इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। अब ये हमें ये बता रही है जब हम टी चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। इट मींस इट इज टेलिंग अस द चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी। ये हमें बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आ रही हैं, कैरियर की फ्रीक्वेंसीज में क्या चेंजेस आ रही हैं, कैरियर में क्या डेविएशंस आ रही हैं। जब हम टी को चेंज करेंगे तो ये पूरे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है इसमें चेंज आएगा। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन मालूम करनी है तो हमें ये देखना होगा, क्योंकि ओमेगा सी तो कांस्टेंट है, ये तो इसका तो कोई रोल नहीं है चेंजेस में, फ्रीक्वेंसी चेंजेस में इन दोनों टर्म्स का रोल है। हमें देखना होगा कि मैक्सिमम डेविएशन हमें जब मिलेगी जब ये दोनों सिग्नल्स किसी एक पॉइंट पे जाके ऐड हो जाएंगे, और जब इन दोनों की वैल्यूज मैक्सिमम होंगी, यानी ऐड भी हो रहे होंगे और अपनी मैक्सिमम वैल्यू के साथ ऐड हो रहे होंगे, उस वक्त हमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन मैक्सिमम मिल रही होगी। तो ये दोनों टर्म्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देंगे? जब कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा तो ये पूरी टर्म की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कॉस प्लस माइनस 1 के बीच में ही ऑस्किलेट कर रहा होता है। तो जब इस पूरी कॉस की वैल्यू का आंसर 1 आएगा तो ये टर्म 15,000 हो जाएगी। और जब इस तरह से इस टर्म का आंसर 1 आएगा, क्योंकि साइन और कोसाइन -1 और 1 के बीच में ऑस्किलेट करते हैं, जब दो इसका आंसर 1 आएगा तो यहाँ इस जो टर्म मिल जाएगी वो 20,000 पाई मिल जाएगी। So when these two are maximum and they are being added, जब ये दोनों टर्म्स मैक्सिमम वैल्यू दे रही हैं, कब देंगी? जब इन दोनों के कोसाइन सिग्नल्स की वैल्यू 1 होगी, उस वक्त इनकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें। जब ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू देंगे और साथ में ऐड भी होंगी, उस वक्त सबसे हमें मैक्सिमम डेविएशन मिलेगी। So the maximum deviation is basically sum of 15,000 plus 20,000 pi. Maximum deviation हमें कब मिलेगी? 15,000 plus 20,000 pi is the maximum deviation we can get when these two terms are being added. ये दोनों terms add हो रही हैं और अपनी maximum value पर है, जब भी हमें maximum deviation मिलेगी। तो maximum carrier deviation हमें मिल गई डेल्टा ओमेगा, क्योंकि ये सारा रेडियंस में कैलकुलेशन हुई हुई है। 15,000 प्लस 20,000 पाए, फिर हम इसको जब फ्रीक्वेंसी में यानी हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। इस ये जो पूरा आंसर आया था 15,000 प्लस 2,000 पाई से, एंड वी विल गेट 12,387.32 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमने विदाउट नोइंग कि कौन सी मॉड्यूलेशन हो रही है, ये हमने डायरेक्टली सवाल से निकाली है। और इसके लिए हमें पता होना जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है कि फेज मॉड्यूलेशन होती है। अब उसके बाद हमें मालूम करना था बीटा। बीटा मालूम करने के लिए बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन बी, और फ्रीक्वेंसी डेविएशन अभी हमने निकाली है 12,387.32, वो हम रख देंगे बीटा मैसेज की बैंडविड्थ, सॉरी बी नॉट बीटा, बी हमें कैलकुलेट करना है और मैसेज की बैंडविड्थ को बी कहा जाता है। तो अब इसमें मैसेज की बैंडविड्थ कहां से कैलकुलेट होगी? मैसेज की बैंडविड्थ कैलकुलेट होगी इस जगह से, इन दो टर्म्स से, क्योंकि ये दो टर्म्स इनके अंदर मैसेज जा रहा है, इन दो टर्म्स में मैसेज जा रहा है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जा रहा है मैसेज कि फेज मॉड्यूलेशन में जा रहा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये दो टर्म्स मैसेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो चाहे फेज मॉड्यूलेशन हो चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, जो मैसेज का ओमेगा है, मैसेज का जो फ्रीक्वेंसी है अंदर दी हुई, वो तो चेंज नहीं होगी। चाहे आपने इंटीग्रल की फॉर्म में यहाँ पे मैसेज को भेजा है, चाहे आपने मैसेज को डायरेक्टली फेज में ऐड कराया है, फेज मॉड्यूलेशन कराई है, दोनों केसेस में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। तो ये अगर ये मैसेज को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों टर्म्स, और उनकी फ्रीक्वेंसी एक की 3,000 है और एक की 2,000 पाई है, तो इस पूरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी इन दो टर्म में, वहां से निकालेंगे हम। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी 3,000 ले ली, यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी 2,000 पाई ले ली और दोनों को ऐड करके हमने कह दिया कि मैसेज की फ्रीक्वेंसी है। ऐसा नहीं होता। अगर 4 टर्म्स भी दी हुई होती मैसेज के अंदर, तो उस जिस टर्म की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती वो ही पूरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता। तो यहाँ पर इन दोनों में 3,000 में और 2,000 पाई के अंदर 2,000 पाई इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम। इस ओमेगा एम को 2 पाई से डिवाइड करके हम मैसेज की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो मैसेज की फ्रीक्वेंसी बेसिकली होगी 2,000 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई।
तो बी फाइंड आउट हो जाएगा। मैसेज की फ्रीक्वेंसी, जो भी टर्म सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना टर्म्स में, वहां से मैसेज की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये मैसेज की फ्रीक्वेंसी निकल आई, ये और उसको ये रेडियंस में है, इसको 2 पार्ट से डिवाइड करेंगे तो बी आ जाएगा 1000 हर्ट्ज। अब इसको हम किस में पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे बीटा निकालने के लिए, क्योंकि बीटा निकालने के लिए डेल्टा एफ अपॉन बी चाहिए था। सो डेल्टा एफ हमने डेविएशंस निकालनी है, और बी जो है बैंडविड्थ है वो 1000 हमने इसमें डाल दिया, तो 12.387 बीटा की वैल्यू आ गई। सही। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज डेविएशन। जो भी इस इक्वेशन में थीटा के अंदर, थीटा के दो टर्म्स होती हैं, थीटा बराबर होता है ओमेगा सी टी प्लस फेज। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये डायरेक्टली फेज चाहे मैं कोई भी मैसेज जा रहा हूँ, वी डोंट नो, लेकिन दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग थीटा नॉट, ये फेज को रिप्रेजेंट कर रही है ओमेगा सी टी के आगे जो भी दो टर्म्स दी हुई है। सही है। सो अगर हम इसको देखें तो ये फेज है, 5 sin 3000 t प्लस 10 sin 2000 पाई टी, ये फेज को रिप्रेजेंट कर रही है दो टर्म्स। तो अगर हमें डेल्टा फी या डेल्टा फाई या फेज डेविएशन मालूम करनी है, तो जब इन दोनों टर्म्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उस वक्त हमें फेज की मैक्सिमम डेविएशंस मिलेंगी। और ये दो टर्म्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देंगी, जब दोनों ऐड हो रही हो और दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो साइन की वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि साइन भी 1 + 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा होता है। तो जब इन दोनों टर्म्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही होंगी, जब हमें मैक्सिमम फेज डेविएशन मिलेगी, क्योंकि ये दोनों टर्म्स फेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। थीटा दिस होल इज थिंग इज थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। तो ये दोनों थीटा नॉट है, फेज है। तो अगर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो मैक्सिमम फेज डेविएशन हो जाएगी 5 + 10 15। सो मैक्सिमम डेल्टा फी या डेल्टा सॉरी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशंस होंगी वो 15 के बराबर होंगी। सो एंगल या फेज डेविएशन हमें इस जगह से मिल जाएगी, ये फेज को रिप्रेजेंट कर रही है ये दोनों टर्म्स। इनकी जब भी मैक्सिमम एडिशन होगा जो कि 15 पे होगा, उस वक्त हमें फेज डेविएशन 15 रेडियंस मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसकी बैंडविड्थ बताएं, एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ बताएं। तो बैंडविड्थ निकालने का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया है, एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था 2b, जो इस पिछले सवाल में भी इस्तेमाल किया था, 2b बीटा + 1, एक ये फॉर्मूला है। से इससे भी आप बैंडविड्थ निकाल सकते हैं, इससे भी बैंडविड्थ निकाल सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से ही डिराइव हो रहे हैं। बी को बाहर निकाल लो, यहाँ पे बी को बाहर निकाल लो तो ये वाली टर्म बीटा हो जाएगी, बीटा + 1। तो चाहे इससे निकाल लो बैंडविड्थ या इससे निकाल लो, ये दोनों FM/PM कोई भी बैंडविड्थ है, कोई भी मॉड्यूलेशन हुई है बैंडविड्थ इसी से निकलती है, 2b बीटा + 1 ये 2 डेल्टा f प्लस बीटा, ये दोनों एक ही इक्वेशन है थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। सो यहाँ पे डेल्टा f भी पता है, बैंडविड्थ भी पता है मैसेज की, आप दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, आपको इस टोटल इक्वेशन की बैंडविड्थ, मॉड्यूलेटेड इक्वेशन की बैंडविड्थ पता चल जाएगी। सो ये क्वेश्चन है जो कि आपको असाइनमेंट में भी दिया गया है, इसमें आपको कुछ पता नहीं है कि ये एंगल मॉड्यूलेशन हुई हुई है, ये फेज मॉड्यूलेशन हुई हुई है, लेकिन उसके बावजूद पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। और आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, वी नीड नॉट नो, हमें जरूरत नहीं है वेदर इट इज FM/PM और सम अदर काइंड ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन, कोई सी मॉड्यूलेशन हो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये पूरा मेथड हम किसी भी टेक्निक पे लगा सकते हैं, एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे लगा सकते हैं। तो इन्होंने एंगल मॉड्यूलेशन बगैर, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन के FM/PM है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी पता चल गई है, बीटा भी पता चल गया है, बैंडविड्थ भी पता चल गई है। वी आर एबल टू फाइंड एवरीथिंग विदाउट नोइंग दी मॉड्यूलेशन टेक्निक। मॉड्यूलेशन टेक्निक के बगैर भी ये सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन सो फार? अब तक ये सवाल में कोई क्वेश्चन समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई इसमें सब चीजें समझ में आ गई है सारी? मिस पार्ट बी में एक सवाल मिस यहाँ पे कि ये कॉज की काफी टेक्निक्स हैं डीमॉड्यूलेशन की। FM स्लोप डिटेक्टर है, बैलेंस डिस्क्रिमिनेटर है, क्वाड्रेचर डीमॉड्यूलेटर्स हैं, फेज लॉक लूप्स हैं, जीरो क्रॉसिंग्स हैं। इसमें हम ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि यूज होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो सुपीरियर टेक्निक है वो PLL है, जो फेज लॉक लूप
हम इससे पहले कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकी टेक्निक्स भी इस्तेमाल होती हैं लेकिन नॉट दैट फ्रीक्वेंट। तो हम इसमें से एक एफएम स्लोप डिटेक्टर करेंगे और फेज लॉक लूप करेंगे। तो बैलेंस डिस्क्रिमिनेटर एक्चुअली इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफएम। ये दोनों सेम है, एफएम एंड बैलेंस। उसके बाद हम फेज लॉक लूप करेंगे। ये बाकी थर्ड एंड फिफ्थ आर नॉट इंक्लूडेड राइट नाउ इन द स्लाइड्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफएम स्लोप डिटेक्टर क्या काम करता है। एफएम स्लोप डिटेक्टर ये करता है कि हम एक हाई पास फिल्टर लगाते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल के आगे। जब हम एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल के आगे एक हाई पास फिल्टर लगाते हैं तो बेसिकली ये फिल्टर, इस फिल्टर का क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम हो रहा है, ये फिल्टर फ्रीक्वेंसीज दे देगा आपको वो रेंज जिसके अंदर मॉड्यूलेशन हो रही है। उसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसमें वो फ्रीक्वेंसीज भी होंगी जिसमें मैसेज आपने भेजा है। क्योंकि एफएम मॉड्यूलेशन आपको भी पता है कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर परफॉर्म की जाती है, लो फ्रीक्वेंसी पे परफॉर्म नहीं की जाती। नैरो बैंड ही है जो लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, अदरवाइज ज्यादातर फ्रीक्वेंसीज एफएम के अंदर हाई फ्रीक्वेंसीज ही होती हैं, ज्यादातर नहीं बल्कि जनरली। एएम है जो कि लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है, या बेस बैंड सिग्नल है जो लो फ्रीक्वेंसी होता है। जब मॉड्यूलेशन हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी मैसेजेस खुद ब खुद हाई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम एफएम के आगे एक हाई पास फिल्टर लगाएंगे। वो फिल्टर क्या करेगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी अलाउ कर देगा, लो फ्रीक्वेंसीज रोक देगा। उन हाई फ्रीक्वेंसीज के अंदर बेसिकली वो फ्रीक्वेंसीज होंगी जिनके अंदर मैसेज जा रहा होगा। अब एफएम में मैसेज भेजने का क्या तरीका होता है, अगर मैसेज की वैल्यू लो है तो लो फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर मैसेज हाई है, मैसेज की वैल्यू हाई है तो हम हाई फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे। एफएम के अंदर मैसेज फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट होता है। मैसेज के अगर 3 लेवल्स हैं तो उसके लिए हमें 3 फ्रीक्वेंसीज चाहिए होंगी रिप्रेजेंट करने के लिए। 4 लेवल्स हैं, 4 चाहिए होंगी। 6 लेवल्स हैं, 6 चाहिए होंगी। इट मींस डेविएशंस बढ़ती जाएंगी फ्रीक्वेंसी की, जितने मैसेज के लेवल्स बढ़ेंगे उतनी डेविएशंस बढ़ेंगी। तो लेट्स से हमें यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी के रेंजेस मिल गई हैं और ये वो रेंजेस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही है मैसेज को, क्योंकि एफएम में मैसेज किस में रिप्रेजेंट होता है, फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट होता है। अब इसमें हम एक स्लोप डिटेक्टर बनाएंगे, एक एनवेलप डिटेक्टर बनाएंगे जिसका काम सिर्फ पॉजिटिव स्लोप को डिटेक्ट करना होगा और पॉजिटिव इस फिल्टर के पॉजिटिव स्लोप को डिटेक्ट करना होगा। तो जब हम पॉजिटिव स्लोप को डिटेक्ट करेंगे, यानी ये एक तरह से एनवेलप डिटेक्टर है जो कि इस ट्रांसफर फंक्शन का, ये ट्रांसफर फंक्शन है ना, फिल्टर ने जो भी आउटपुट दिया है तो फिल्टर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। सो ये जो आउटपुट मिला है हमें फ्रीक्वेंसीज का, इसका हम ये जहां पे ये लीनियर है, स्लोप लीनियर है, जहां पे रेट ऑफ चेंज लीनियर है, हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे एनवेलप से। और जब हम एनवेलप से डिटेक्ट कर लेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसीज का स्पेक्ट्रम था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एफएम कन्वर्ट हो जाएगा एएम के अंदर। एनवेलप डिटेक्शन जब भी होती है आउटपुट पे वोल्टेजेस आते हैं। सो पहला काम हमने ये किया, फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की, आइडेंटिफाई की, फिल्टर आउट की, और फिर उन फ्रीक्वेंसीज को, जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं और हर फ्रीक्वेंसी पे एक आउटपुट आ रहा है, हर फ्रीक्वेंसी पे एक आउटपुट आ रहा है, हम इसकी रेंज को एनवेलप से डिटेक्ट करवाएंगे। जब एनवेलप से डिटेक्ट करवाएंगे तो ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज के आउटपुट्स आ रहे थे ये सब वोल्टेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और हर फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैसेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें मैसेज एक्चुअली वोल्टेजेस की फॉर्म में मैसेज मिल जाएगा आउटपुट पे। सो इनपुट पे फ्रीक्वेंसी के रेंजेस हैं, एनवेलप डिटेक्शन के बाद ये फ्रीक्वेंसी एएम में यानी एम्पलीट्यूड में या वोल्टेजेस में कन्वर्ट हो गई है। सो ये काम होता है स्लोप डिटेक्टर का कि ये लीनियर रेंज ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पे फ्रीक्वेंसीज में लीनियर चेंज आ रहा है, एनवेलप डिटेक्टर सिर्फ उनको डिटेक्ट करता है और उनको डिटेक्ट करके वोल्टेज में कन्वर्ट करके आउटपुट दे देता है। तो लो फ्रीक्वेंसी लो आउटपुट, हाई फ्रीक्वेंसी हाई आउटपुट। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है उसी तरह से वोल्टेज चेंज होता जा रहा है। इट मींस कि हमने मैसेज रिकवर कर लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज में लो फ्रीक्वेंसी में लो वैल्यू है मैसेज की, हाई फ्रीक्वेंसी में हाई वैल्यू है मैसेज की। तो ये मैंने आपको सिंपल करके बता दिया बिल्कुल कि ये किस तरह से काम कर रहा होगा। और यही इसका एक तरीका है कराने का एफएम टू एएम कन्वर्जन। और एएम कन्वर्जन में क्या होता है, मैसेज आपको डिटेक्ट हो जाता है। एनवेलप डिटेक्शन का तो काम है मैसेज डिटेक्ट करना है। तो हम इस स्लोप के अंदर बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टेजेस, ताकि हमें पता चल जाए मैसेज के कौन से लेवल्स आ रहे हैं, किस लो फ्रीक्वेंसी में ऑब्वियसली लो लेवल ऑफ मैसेज आ रहा होगा एंड सो ऑन। बट दिस टेक्निक, ये डीमॉड्यूलेशन की टेक्निक, यानी एफएम मैसेज था, मॉड्यूलेटेड मैसेज था और हमने उससे मैसेज रिकवर किया है,
लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन बहुत आती है, क्योंकि देखिए आप एक पर्टिकुलर एनवेलप को डिटेक्ट करा रहे हैं, सिर्फ एक रेंज को डिटेक्ट करा रहे हैं, तो इसमें जब फिल्टर लगेगा, पहले फिल्टर डिजाइन होगा, हाई पास फिल्टर, फिर उसको आप एनवेलप डिटेक्शन करेंगे, तो जो आउटपुट आएगा उसमें वो बिल्कुल सही कन्वर्जन नहीं कर पाएगा और डिस्टॉर्शन आ जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसीज एग्जैक्ट सही फ्रीक्वेंसीज और सही मैसेज की कन्वर्जन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम एक बहुत छोटी रेंज के अंदर डिटेक्शन करा रहे हैं। एनवेलप डिटेक्टर पूरे स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट नहीं करता। जो एनवेलप डिटेक्टर है वो सिर्फ जो स्लोप, जहां पे लीनियर चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ उनको डिटेक्ट करता है। तो इसमें डिस्टॉर्शन आने के चांसेस होते हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है कि सही फ्रीक्वेंसी फॉर मैसेज डिटेक्ट नहीं हो पा रही होगी आउटपुट पे, और जो आउटपुट मिल रहा होगा वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा मैसेज का, क्योंकि एनवेलप डिटेक्टर का स्कोप बहुत लिमिटेड है, ये बहुत लिमिटेड स्कोप के अंदर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा है। सो इसको ओवरकम करने के लिए दो डिटेक्टर लगा लेते हैं। एक डिटेक्टर पॉजिटिव साइड को डिटेक्ट करेगा, पॉजिटिव रेंज को डिटेक्ट करेगा फ्रीक्वेंसीज के, ये फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा, और एक डिटेक्टर जो नीचे वाला है, एक में एक डायोड में एक साइकिल में एक डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, एक दूसरी साइकिल में दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और दूसरा हाई पास फिल्टर काम करेगा। सो दो हमने फिल्टर्स लगा लिए हैं यहाँ पे, और ये दोनों ट्यून हुए हुए हैं एफसी के अक्रॉस। एक एफसी से लो फ्रीक्वेंसी इसको डिटेक्ट कर रहा है, एक एफसी से हाई फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहा है। तो इसमें मैसेज की बहुत बड़ी रेंज हम डिटेक्ट करा सकते हैं। अगर मैसेज लो फ्रीक्वेंसीज में है तो एनवेलप डिटेक्टर वो भी डिटेक्ट करके दे देगा। अगर मैसेज एफसी से हाई फ्रीक्वेंसीज में जा रहा है तो मैसेज एनवेलप डिटेक्टर उनको भी डिटेक्ट कर लेगा। तो हमें हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अगर हम डिटेक्ट करा लें तो मैसेज की भी काफी बड़ी रेंज हमें आउटपुट पे मिल सकती है, क्योंकि एनवेलप डिटेक्टर का काम ये होता है फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो जितनी बड़ी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हम डिटेक्ट कराएंगे उसका मतलब ये है कि उतना ही बड़ी रेंज ऑफ मैसेज भी हम डिटेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि वोल्टेज कन्वर्जन ज्यादा हो सकेगी। पिछले केस में सिर्फ एक स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे थे। अब अगर मैसेज का जो वोल्टेज है, मैसेज के लेवल्स बहुत ज्यादा है, ये मैसेज की फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा है जिसमें मैसेज जा रहा है, तो हमने तो बहुत छोटी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एडमिट किया है, यहाँ पे एनवेलप डिटेक्ट करवाया है, इसलिए मैसेज पूरी तरह डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर मैसेज ने बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज में रिप्रेजेंटेशन ली हुई है, या मैसेज को हमने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज में रिप्रेजेंट कराया हुआ है, तो इस रेंज से हम सही डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें बड़ी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कराना है ताकि उसमें जो मैसेज के लेवल्स जा रहे हैं वो भी डिटेक्ट हो जाए। सो दिस इज अ बेटर टेक्निक जिसमें दो सर्किट्स लगे हुए हैं। एक F0 से बड़ी फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, आगे वाला रेंज स्लोप डिटेक्ट हो सकती है, और एक F0 से लो फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकता है। एक वक्त में एक ही फॉरवर्ड बायस होगा और आगे एनवेलप डिटेक्टर लगाया हुआ है। तो जितनी बड़ी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होंगी उतने ही मैसेज के लेवल्स डिटेक्ट होंगे, एंड दिस इज बैलेंस डिस्क्रिमिनेटर जिसमें डिस्टॉर्शन नहीं आती, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज की बड़ी रेंज रिप्रेजेंट हो रही होती है। सही है, ये एक तरीका है मॉड्यूलेशन का, और ये FM to AM कन्वर्जन है। ये सिंपल सर्किट है और ये उसका बैलेंस सर्किट है, जिसमें हमने काफी बड़ी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को वोल्टेज में कन्वर्ट करा लिया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज क्या रिप्रेजेंट करती हैं FM में, मैसेज रिप्रेजेंट करती हैं। लो फ्रीक्वेंसी लो मैसेज लेवल, हाई फ्रीक्वेंसी लेवल मैसेज लेवल, एंड सो ऑन। सो ये एक टेक्निक हो गई है। सही है, अब इस टेक्निक को हम, एक लास्ट स्लाइड है जिसमें हमें देखना है फेज लॉक लूप, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है डिमॉड्यूलेशन के अंदर।